हेलो फ्रेंड्स, एसएसटी स्टडी जोन में आप सबका स्वागत है। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं अपने हर वीडियो में एक नया टॉपिक लेकर आती हूँ जिस पर हम लोग बहुत ही कम टाइम में डिस्कस करते हैं। तो मेरा आज का ये वीडियो अनुच्छेद 32 यानी कि आर्टिकल 32 के बारे में है, जो कि हमारे मूल अधिकारों से संबंधित एक आर्टिकल है। क्योंकि मूल अधिकार टॉपिक काफ़ी बड़ा है, सो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि मैंने इस पर 4 छोटे छोटे वीडियोज़ बनाए हैं और हम लोग इस टॉपिक को 4 पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। तो मेरा आज का ये वीडियो मूल अधिकार टॉपिक का 3rd पार्ट है। आप लोगों ने पहले 2 पार्ट्स के वीडियोस तो देख ही रखे होंगे, और अगर अभी तक आपने वो दोनों वीडियोस नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उनके लिंक दे रखे हैं, वहाँ जाकर आप उन्हें देख सकते हैं, या फिर मेरे चैनल की पॉलिटी की प्लेलिस्ट में जाकर भी आप उन्हें देख सकते हैं। तो जिन लोगों ने वो वीडियोज़ अभी तक नहीं देखे हैं वो पहले उन्हें देख लें, फिर आज का ये वीडियो देखें, तो उन्हें ये टॉपिक ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखा करिए। आप कुछ मिनट तक देखकर अगर इसे स्किप कर देते हैं तो फिर आपको ना तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और ना कोई और बेनिफिट मिलेगा। अब वैसे भी अनुच्छेद 32 तो मूल अधिकारों में सबसे इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद है, क्योंकि इसी अनुच्छेद के द्वारा मूल अधिकार हम लोगों के सुरक्षित हैं। तो आइए ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अनुच्छेद 32 यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संविधान में मूल अधिकारों की घोषणा तब तक निरर्थक है जब तक कि उनका प्रवर्तन कराने यानी उन्हें लागू कराने के लिए संवैधानिक उपचार न हो। संविधान के अनुच्छेद 32 में इन संवैधानिक उपचारों का स्पष्ट वर्णन किया गया है। यानी कि ये क्वेश्चन यहाँ बन के आता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों के अधिकार का वर्णन है, तो सही आंसर हो जाएगा कि अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों के अधिकार का वर्णन किया गया है। बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। भारतीय संविधान द्वारा मूल अधिकारों को कार्यपालिका और विधायिका दोनों की कार्यवाही के विरुद्ध प्रत्याभूत किया गया, यानी कि लागू किया गया। यानी कि ये जो मूल अधिकार हैं ये संविधान द्वारा हम लोगों को इस तरीके से प्रदान किए गए हैं कि कार्यपालिका और विधायिका दोनों ही इनका हनन करने वाली कोई कार्यवाही नहीं कर सकते हैं। संविधान में मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए यानी उन्हें लागू कराने के लिए हम लोगों को उपलब्ध कराने के लिए 5 प्रकार के लेख यानी रिट निकालने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों को प्रदान की गई। यहाँ से भी कई क्वेश्चन बन जाते हैं कि किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति है। खैर ये तो सर्वोच्च न्यायालय का अलग अनुच्छेद हो जाएगा, उच्च न्यायालय का अलग हो जाएगा। यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय के लिए हो जाएगा अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है। कितने प्रकार की रिट जारी कर सकते हैं न्यायालय, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 प्रकार की रिट जारी कर सकते हैं। इन्हीं विशेषताओं के कारण डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इस अधिकार को संविधान की हृदय एवं आत्मा कहा है। ये क्वेश्चन भी आ जाता है पेपर में कि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की हृदय एवं आत्मा कहा है, तो सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32 यानी संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान की हृदय एवं आत्मा कहा है। संक्षेप में हम लोग ये समझ सकते हैं कि इस अनुच्छेद 32 के द्वारा ही हमारे मूल अधिकारों की रक्षा करी जाती है। यानी कि जब कभी भी कोई भी व्यक्ति या कोई अन्य हमारे मूल अधिकारों का हनन करता है तो हम लोग न्यायालय की शरण ले सकते हैं, और न्यायालय अनुच्छेद 32 का प्रयोग करके रिट जारी करता है जिसके द्वारा वो हमारे मूल अधिकारों की रक्षा करता है। आगे देखिए, न्यायालयों का लेख यानी रिट जारी करने का अधिकार। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत केवल मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर ही लेख यानी रिट जारी कर सकता है। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है, तो सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 जिसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं के तहत रिट जारी कर सकता है। और सर्वोच्च न्यायालय किस विषय पर रिट जारी कर सकता है, तो वो सिर्फ मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर ही रिट जारी कर सकता है। यानी जब किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ हो और वो सर्वोच्च न्यायालय की शरण में जाए तो सर्वोच्च न्यायालय उस विषय पर रिट जारी कर सकता है। आगे देखिए, उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत मौलिक अधिकार के साथ साथ सामान्य विधि यानी कि सामान्य कानून पर भी लेख यानी रिट निकाल सकता है। यहाँ पर उच्चतम न्यायालय का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय से अधिक प्रतीत होता है। इससे क्या स्पष्ट होता है कि उच्चतम न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है, तो उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करता है। और उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकार के साथ साथ सामान्य विधि यानी सामान्य कानूनों पर भी लेख निकाल सकता है।
तो यहाँ पर आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करता है, जबकि उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखने वाली है कि अनुच्छेद 32 जो है वो हमारे संविधान के भाग 3 में क्योंकि इसका वर्णन है, इसलिए ये हम लोगों का मौलिक अधिकार है, क्योंकि संविधान के भाग 3 में ही हम लोगों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। जबकि अनुच्छेद 26 संविधान के भाग 3 में शामिल नहीं है, इसलिए ये अनुच्छेद 226 मौलिक अधिकार नहीं है। एक बात और ध्यान रख सकते हैं कि जब कभी हम लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो हम लोग उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय कहीं पर भी रिट जारी कर सकते हैं, और इस बारे में कोई बाध्यता नहीं है कि पहले उच्च न्यायालय ही जाना पड़ेगा उसके बाद ही सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे। आप पहले सर्वोच्च न्यायालय भी जा सकते हैं, लेकिन अगर आप उच्च न्यायालय के बजाय पहले सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे तो आपको वहाँ ये बताना पड़ेगा कि आप पहले उच्च न्यायालय नहीं गए तो क्यों नहीं गए, और आप सर्वोच्च न्यायालय पहले क्यों आ गए। क्योंकि उच्च न्यायालय का नंबर तो सर्वोच्च न्यायालय से निचले स्तर का है ना, तो पहले निचले स्तर पर प्रयास करके तब ऊंचे स्तर पर जाना चाहिए। तो अगर आप निचले स्तर पर नहीं गए, सबसे पहले आप सर्वोच्च स्तर पर चले गए, तो क्यों चले गए, ये कारण आपको बताना पड़ेगा। आगे देखिए, न्यायालय द्वारा जारी की जाने वाली रिटें, यानी कितने प्रकार की रिटें उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय जारी कर सकते हैं, वो अब हम लोग देखेंगे। सबसे पहले है बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हाइबियस कॉर्पस। बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसके नाम से समझ में आता है कि बंदी को प्रत्यक्ष लाना यानी सामने लाना। तो ये रिट किसी व्यक्ति को अवैध रूप से बंदी बनाए जाने पर उसे स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए जारी की जाती है। इसके द्वारा न्यायालय बंदीकर्ता व्यक्ति को यह आदेश देता है कि बंदी किए गए व्यक्ति को सशरीर उपस्थित किया जाए। न्यायालय उस विवाद को सुनेगा और यदि उसका बंदीकरण अवैध पाया गया तो बंदी बनाए गए व्यक्ति को मुक्त करने का आदेश जारी करेगा। अर्थात इससे क्या मतलब निकलता है कि अगर किसी व्यक्ति को किसी ने बंदी बनाया है, अगर पुलिस ने या फिर किसी ने भी बंदी बनाया है और उस व्यक्ति को यह लगता है कि मुझे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है, मेरा कोई दोष नहीं है, मैं निर्दोष हूँ, तो फिर वो न्यायालय में अपनी अपील करता है और न्यायालय इस विषय में जांच पड़ताल करता है कि क्या ये व्यक्ति सही कह रहा है, क्या इसका कोई दोष नहीं है, क्या इसे गलत तरीके से अवैध तरीके से बंदी बनाया गया। अगर उस जो बंदीकर्ता व्यक्ति होता है उसको फिर न्यायालय आदेश देता है कि आप उस व्यक्ति को जिसको आपने बंदी बनाया उसको सशरीर मेरे सामने उपस्थित करिए, फिर उसकी अपील के बारे में विचार करता है, और अगर जो अपील है, प्रभावित व्यक्ति की जो अपील है जिसे बंदी बनाया गया, अगर वो सही पाई जाती है यानी उसको गलत तरीके से बंदी बनाया गया, तो न्यायालय ये आदेश देता है कि इसको मुक्त कर दिया जाए। तो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है वो अनुच्छेद 21 में जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त हुआ था उसी का मूल भाव इसमें निहित है, यानी हर व्यक्ति को अपने प्राणों की रक्षा करने का और दैहिक रूप से स्वतंत्र रहने का अधिकार है। इसी अनुच्छेद 21 के ये जो हम लोगों को अधिकार मिला हुआ है, इसके तहत ये बंदी प्रत्यक्षीकरण वाली रिट जो है बनाई गई है। आगे देखिए, ये रिट लोक अधिकारी यानी कि सरकारी कर्मचारी एवं निजी व्यक्ति दोनों के विरुद्ध जारी की जाती है, यानी कि किसी लोक अधिकारी ने किसी को बंदी बनाया हो या फिर किसी सामान्य व्यक्ति ने किसी को बंदी बनाया हो, अगर वो व्यक्ति अपील करता है तो ये रिट उन दोनों व्यक्तियों के विरुद्ध जारी होती है। दूसरी रिट देखिए, परमादेश यानी मैंडमस। परमादेश का अर्थ होता है कि हम आदेश देते हैं। ये रिट न्यायालय के विवेकाधीन है, यानी कि इस रिट का जो आदेश होता है वो न्यायालय अपने विवेक से देता है, सोच समझ कर देता है। इसके माध्यम से न्यायालय किसी लोक अधिकारी यानी सरकारी कर्मचारी को आदेश दे सकता है कि वो उस कार्य को करे जिस कार्य को करने हेतु बाध्य है और उस कार्य को करने से उसने इनकार कर दिया है। इसका मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब ये है कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी है, कोई ऐसा कार्य है जो करने की जिम्मेदारी उसकी है मगर वो नहीं कर रहा है, लोग बार बार जा रहे हैं वो कार्य करवाने के लिए, वो नहीं कर रहा है, तो फिर लोग न्यायालय की शरण ले सकते हैं कि यहाँ पे हमारे मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, इस व्यक्ति को सरकार ने ये जिम्मेदारी दे रखी है कार्य करने की, मगर ये कार्य ये व्यक्ति नहीं कर रहा है, तो अब हमें हमारा मूल अधिकार चाहिए, इस कार्य को न्यायालय करवाए। तब न्यायालय उस व्यक्ति को आदेश देता है कि अगर वो कार्य करने की जिम्मेदारी उसकी है तो वो क्यों नहीं कर रहा है, वो उस कार्य को करे। परंतु ये रिट जो होती है वो राष्ट्रपति एवं राज्यपाल पर लागू नहीं होती है, यानी कि इस रिट के द्वारा राष्ट्रपति एवं राज्यपाल को कोई कार्य करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो लोग तो अपने विवेक से कार्य करते हैं ना। आगे देखिए, दो व्यक्तियों के मध्य यदि संविदात्मक संबंध हो तो ऐसी स्थिति में कार्य करने हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता, यानी कि दो व्यक्ति ऐसे हैं जो संविदा के माध्यम से एक दूसरे से अगर जुड़े हुए हैं तो भी ये रिट उनके खिलाफ नहीं जारी हो सकती कि वो लोग उस कार्य को करें ही करें। प्रतिषेध देखिए
की तीसरी रिट है। प्रतिषेध का मतलब होता है प्रोहिबिशन यानी कि मनाही। ये रिट किसी भी न्यायिक अथवा अर्ध न्यायिक संस्था के विरुद्ध जारी हो सकती है। इसके माध्यम से न्यायालय किसी न्यायिक अथवा अर्ध न्यायिक संस्था को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निकलकर कार्य करने से रोकता है। इसके द्वारा मुख्यतः सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों को यह आदेश देते हैं कि वे किसी विशेष मामले में अपने यहाँ हो रही कार्यवाही को रोक दें, क्योंकि ये मामला उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर का है। यानी कि जब कोई अर्ध न्यायिक या न्यायिक संस्था किसी ऐसे मामले पर कार्य करने लगती है जो मामला उसके अधिकार क्षेत्र का नहीं होता, उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर का होता है, तब उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय उनके खिलाफ रिट जारी करके उनसे ये कहते हैं कि इस मामले पर आप कार्यवाही मत करिए, क्योंकि ये आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर का है। जो मामले आपके अधिकार क्षेत्र के अंदर के हैं उनपे आप कार्यवाही करिए, अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निकलकर कार्यवाही मत करिए। विधायिका, कार्यपालिका या किसी निजी व्यक्ति या निजी संस्था के विरुद्ध इसका प्रयोग नहीं किया होता है। यानी कि विधायिका हो गई हम लोगों की संविधान की, या फिर कार्यपालिका हो गई, वो अगर किसी मामले पर कुछ कार्रवाई कर रहे हैं तो उसमें फिर उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय उनको आदेश नहीं दे सकते हैं कि ये कार्य आपके अधिकार क्षेत्र का नहीं है, इसे आप मत करिए। या फिर निजी संस्था कोई कार्य करी, क्योंकि निजी संस्था तो सरकार के अंडर में आती नहीं है, इसलिए भी उसको ये आदेश नहीं दिया जा सकता है। आगे देखिए, उत्प्रेषण। उत्प्रेषण का क्या मतलब है? किसी विवाद को निम्न न्यायालय से उच्च न्यायालय में, उत्प्रेषण का मतलब हो जाता है भेज देना। किसी विवाद को निम्न न्यायालय से उच्च न्यायालय में भेजने के लिए उत्प्रेषण रिट यानी कि लेख जारी किया जाता है। ये किसी वरिष्ठ न्यायालय द्वारा यानी किसी उच्च न्यायालय द्वारा, वरिष्ठ का मतलब है जो निचले न्यायालय हैं उनसे ऊंचा न्यायालय, वो उच्च हो या सर्वोच्च हो, किसी अधीनस्थ न्यायालय या न्यायिक निकाय जो अपनी अधिकारिता का यानी कि जितना उसे अधिकार है उसका उल्लंघन कर रहा है, उससे आगे बढ़ के काम कर रहा है, तो उसको रोकने के उद्देश्य से ये उत्प्रेषण रिट जारी करी जाती है। अर्थात ये किसी न्यायालय को अपने अधिकार में सीमित रहकर कार्य करने को कहता है कि जितना आपका अधिकार है उतना ही कार्य करिए, जिससे वो अपनी शक्ति का दुरुपयोग ना करे, उन मामलों पर कार्य ना करने लगे जिनका मामलों में कार्य करने का उसे कोई अधिकार नहीं है। इसके द्वारा उच्च न्यायालय निम्न न्यायालयों से किसी वाद यानी कि कोई ऐसा केस चल रहा है उससे संबंधित सूचनाएं मंगवा सकता है। अब देखिए, अब तो आप ये सोचेंगे कि प्रतिषेध एवं उत्प्रेषण तो सुनने में एक ही जैसे लग रहे हैं, तो इन दोनों में अंतर क्या है? तो इन दोनों में अंतर निम्न प्रकार से देखिए। प्रतिषेध रिट उस समय जारी करी जाती है जब कोई कार्यवाही चल रही होती है, यानी कि जब कोई कार्यवाही किसी न्यायालय में चल रही हो, अभी वो पूरी ना हुई हो, अभी चल ही रही हो, तो उस कार्यवाही को रोकने के उद्देश्य से ये रिट जारी करी जाती है। यानी ये रिट जारी कर दी गई कि अब ये कार्रवाई आप मत करिए, आप इस कार्रवाई को रोक दीजिए, कार्रवाई करने का आपको अधिकार नहीं है। जबकि उत्प्रेषण रिट जो है वो कार्यवाही समाप्त होने के बाद निर्णय समाप्ति के उद्देश्य से की जाती है। यानी उत्प्रेषण रिट जब जारी करी जाती है तो इसका अर्थ ये होता है कि किसी निम्न न्यायालय ने किसी विषय पर जो निर्णय दिया है, जो डिसीजन दिया है, वो डिसीजन अमान्य हो जाएगा, वो डिसीजन अब लागू नहीं होगा। उस डिसीजन को जो उसने दिया है, उस डिसीजन को समाप्त करने के उद्देश्य से उत्प्रेषण रिट जारी की जाती है। फिर उस विषय पे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय डिसीजन लेते हैं। तो ये मेन अंतर है। यानी कि प्रतिषेध रिट तब जारी करी जाएगी जब कार्यवाही चल रही होगी, उसके पूरा होने से पहले ही मतलब जारी कर दी जाएगी कि इसमें आप कार्यवाही रोक दीजिए। और उत्प्रेषण रिट तब जारी करी जाएगी जब कार्यवाही पूरी हो चुकी होगी, उस पर डिसीजन आ चुका होगा, लेकिन उस डिसीजन को अमान्य करने के लिए उत्प्रेषण रिट जारी करी जाती है। तो ये अंतर है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अधिकार परीक्षा यानी क्यो वारंटो, इसका अर्थ होता है कि आपका क्या अधिकार है। ये अवैधानिक रूप से किसी पद पर आसीन व्यक्ति के विरुद्ध जारी किया जाता है। इस रिट को जारी करने के अधिकार के तहत दो प्रमुख शब्द हैं। प्रथम है लोकहितवादी और दूसरा है न्यायिक सक्रियता। पहले तो इसको ये देख लेते हैं कि ये रिट है क्या। अधिकार परीक्षा, नाम से ही समझ में आ रहा है कि अधिकार पूछा जाता है। यानी कोई व्यक्ति है, अगर वो किसी ऐसे पद पर काम करने लगे जिस पद पर उसे रहने का अधिकार नहीं है, यानी जैसे कोई और उस पद पे अपॉइंटेड है और उसकी जगह पे कोई और कार्य कर रहा है, तो फिर ये रिट जारी हो जाती है न्यायालय की तरफ से कि आपको इस पद पे कार्य करने का क्या अधिकार है, आप किस अधिकार से इस पद पे कार्य कर रहे हैं, ये निर्णय आप ले रहे हैं जो इस पद से संबंधित हैं, सारी मतलब सुविधाओं का उपयोग कर रहे हैं, किस पद अधिकार से आप कर रहे हैं। तो उस व्यक्ति के विरुद्ध जारी किया जाता है जो अवैधानिक रूप से पद पे कार्य कर रहा हो। अब आप देखिए,
इस रिट को जारी करने के अंतर्गत दो प्रमुख शब्द हैं। प्रथम है लोकहितवाद और दूसरा है न्यायिक सक्रियता। लोकहितवाद का क्या मतलब है? लोकहितवाद अथवा जनहित याचिका। जनहित याचिका का नाम अक्सर आप लोग सुनते रहते होंगे, यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसे इन शॉर्ट PIL कहते हैं। PIL बहुत चर्चा में रहती हैं, आए दिन PIL पढ़ती रहती हैं, तो इसे PIL भी कहते हैं। ये एक ऐसी याचिका है जिसके माध्यम से पीड़ित व्यक्ति, कोई अन्य व्यक्ति, मतलब पीड़ित के सिवा कोई अन्य व्यक्ति या संस्था पीड़ित की ओर से न्यायालय के समक्ष प्रश्न उठाता है, यानी कि या तो खुद पीड़ित व्यक्ति या उसके बिहाफ पे कोई अन्य व्यक्ति या कोई अन्य संस्था पीड़ित के लिए न्यायालय के समक्ष प्रश्न उठाता है, यानी कि अपनी अपील करता है। इससे पहले जो प्रचलित प्रणाली थी उसमें केवल प्रभावित व्यक्ति ही न्याय पाने के अधिकार हेतु अपील कर सकता था, यानी कि जिसका हित प्रभावित हुआ है सिर्फ वही व्यक्ति न्यायालय की शरण में जा सकता था कि मेरा हित प्रभावित हुआ है। वो खुद ही अपील कर सकता था अपने लिए, कोई दूसरा उसके लिए अपील नहीं कर सकता था। लेकिन अब PIL में ऐसा नहीं है। PIL में कोई भी किसी अन्य व्यक्ति के लिए भी अपील कर सकता है। अब न्यायालय द्वारा मीडिया रिपोर्टों, सोशल साइट्स आदि को आधार बनाकर स्वतः संज्ञान के माध्यम से भी कार्यवाही की जाती है। मतलब क्या है कि जैसे हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, सारी न्यूज़ देखते हैं, कहीं ना कहीं से हम लोगों को न्यूज़ मिलती रहती है, कभी TV पे देखते हैं, किसी न्यूज़ चैनल पे देखते हैं, उसी तरीके से जजेस वगैरह भी देखते हैं। तो उनको भी जो विभिन्न प्रकार की न्यूज़ मिलती है, अगर उनको लगता है कि कहीं पे जनता का हित प्रभावित हो रहा है, लोगों का हित प्रभावित हो रहा है, तो वो स्वतः संज्ञान लेकर, मतलब बिना किसी के अपील किए भी उस मामले पे कार्रवाई कोई कर सकते हैं। वही हो जाती है PIL। दूसरा है न्यायिक सक्रियता। जब न्यायालय अपनी परंपरागत न्यायिक भूमिका का अतिक्रमण कर विधायिका और कार्यपालिका के मामलों में दखल देती है तो उसे न्यायिक सक्रियता कहते हैं। यानी कि कुछ ऐसी, जब न्यायपालिका का क्षेत्र बटा हुआ है, विधायिका और कार्यपालिका का क्षेत्र बटा हुआ है, जो न्यायिक मामले हैं वो न्यायपालिका देखती है, और फिर जो कानूनों को बनाने से संबंधित मामले हैं वो सारे देखती विधायिका और कार्यपालिका। तो जब कभी न्यायपालिका अपने न्याय करने वाला जो उसका क्षेत्र है उसका अतिक्रमण करके विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों में दखल देती है तो उसे न्यायिक सक्रियता कहते हैं, कि बहुत मतलब न्याय करने की प्रक्रिया में बहुत सक्रिय होना। तो आज का ये आपका जो टॉपिक है अनुच्छेद 32 वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है, और साथ ही मेन टॉपिक मूल अधिकार भी आज यही थर्ड पार्ट में पूरा हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए इस टॉपिक से बनने वाले वो सभी क्वेश्चन लेकर आऊँगी जो सभी एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, तो प्लीज़ उसे ज़रूर देखिएगा। आज के वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अपनी स्टडीज़ के लिए और वैल्यूएबल वीडियोज़ देखने के लिए इसे अभी के अभी सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी है, जिसे क्लिक करके आप हमसे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर हम आपको अपने वीडियोज़ की PDF भी प्रोवाइड करवाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।